हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल गुरु चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें जो दो टाइप्स हैं जो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस कराए हैं। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम जो हमारा पहले से चल रहा था और जो गवर्नमेंट ने नया जो दिया है न्यू टैक्स रिजाइम, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा रिजाइम आपके लिए बेहतर है और दोनों में आप कौन कौन सी डिडक्शन ले सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की, जो अभी भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है। और न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम में सिर्फ यही डिफरेंस रखा गया है कि न्यू टैक्स रिजाइम में आप एक ही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही सिर्फ आप डिडक्शन ले सकते हैं, बाकी और कोई भी डिडक्शन आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो हमारा पहले से चल रहा है उसमें आप बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो सारे आप डिडक्शन ले सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। पर एक गवर्नमेंट इसमें ये भी किया है कि न्यू टैक्स रिजाइम के जो टैक्स स्लैब्स हैं वो बहुत ही मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम से कम रखे हुए हैं। अब वो भी हम देखेंगे टैक्स स्लैब्स किस तरह से हैं। तो ये भी बात है कि अगर आपके पास डिडक्शन दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं है तो आप पक्का न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कीजिए। उसके टैक्स स्लैब जो है अकॉर्डिंगली कम है तो आप वो सिलेक्ट करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो हम दोनों के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो शुरुआत में हमने जैसे बताया कि न्यू टैक्स रिजाइम में आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही ले सकते हैं जो कि होता है 50,000। उसके अलावा कोई भी डिडक्शन क्लेम इसमें नहीं कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम की। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के आप बहुत टाइप की मतलब डिडक्शन जो है ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है HRA। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है और आप कहीं पे किराए से रह रहे हैं और जो आप किराया घर के लिए दे रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट बनती है वो आप अपने टैक्स में डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। वो पूरा फाइनेंशियल ईयर का आप किराया उसमें ले सकते हैं। वो इसके लिए एक स्पेशल कैलकुलेशन होता है जो आपके बेसिक प्लस DA जो आपको HRA कंपनी की तरफ से अलाउ किया जाता है वो, और आप मेट्रो सिटी में रहती हैं नॉन मेट्रो सिटी में, इस तरह के 2-3 टाइप के उसमें एक क्राइटेरिया है जिसमें कैलकुलेशन करके आप HRA एक कैलकुलेशन बनता है तो वो आप क्लेम वही अमाउंट आपको क्लेम हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला डिडक्शन जो कि है HRA। वो भी आप क्लेम कर सकते, वो आप 1 लाख तक आराम से आपको क्लेम हो सकता है। आप अगर वैसा दिखाएंगे कितना HRA उस पर आपके डिपेंड है। तो हम दूसरा जो हम बात करेंगे कि जो रिबेट हम लेने वाले हैं अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD इसके अंडर। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है। तो जो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हैं तो उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस भर रहे हैं या अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए, जो छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं। तो इनके लिए जो आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे वो भी आप डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा आता है PPF। अगर आप वो भी 80C के अंदर आता है। अगर आप PPF में अकाउंट खोलते हैं और PPF में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका लॉकिंग पीरियड 15 साल ही होता है, तो वो भी आप जो अमाउंट जिस फाइनेंशियल में आप पूरी इन्वेस्टमेंट करेंगे PPF में, उस एग्जैक्ट फाइनेंशियल में वो पूरी अमाउंट आप टैक्स के लिए डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा आता है अगर सपोज़ आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा है, ऐसे भी ये भी जो है उसी फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ी भरी है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसमें टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। सिर्फ उसी एक ईयर के लिए ही ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से आप उसमें होम लोन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है जो याद रखिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी तो प्रॉपर्टी जो आपने ख़रीदी उसके लिए जो अपने मतलब हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ, बाकी कमर्शियल वगैरह नहीं उसमें वो क्लेम होगी। सिर्फ जो हाउस प्रॉपर्टी होगी उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे या रजिस्ट्रेशन फ़ी भरेंगे वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अब वो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आप कितने का फ्लैट वगैरह ले रहे हैं वो।
चौथा जो थिंग्स है वो आप जो है ELSS ये भी क्लेम कर सकते हैं, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, जिसका लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स एटलीस्ट होता है। तो उसमें भी जो आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे या उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के लिए। और पांचवा जो है वो है एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर आपके बच्चे हैं मैक्सिमम 2 ही बच्चे के लिए आप एजुकेशन एक्सपेंस जो है क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे छोटे हैं जो उसमें ट्यूशन फ़ीस मतलब जो स्कूल की होती है वो प्राइवेट वाली आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो स्कूल की ट्यूशन फ़ीस होती है या सेमेस्टर फ़ीस या एग्ज़ाम फ़ीस, ये तीनों आप एजुकेशन एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट फ़ीस होती है, डोनेशन होता है या कैपिटलाइजेशन फ़ीस, जो भी अदर टाइप की फ़ीस होती हैं स्कूल की, वो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, सेमेस्टर फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस ही आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं ये चीज़। एक और है जो हमारा ATC में आता है, वो है हमारा PF डिडक्शन। जो हमारे सैलरी में से जो PF कटता है, जो EPFO को जाता है या किसी भी PF स्कीम में जाता है, तो उसका भी डिडक्शन आप ATC उसमें ले सकते हैं। तो उसमें ये PF जो है हमारा जो 12% कटता है बेसिक प्लस DA के, तो वो भी आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। और अपना जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है FD। अगर आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिसका लॉकिंग पीरियड एटलीस्ट 5 ईयर्स होना चाहिए, तो उस फाइनेंशियल ईयर में जितना आप FD करेंगे तो वो आप अपने ATC में ATCCD इसी सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं वो पूरी अमाउंट FD की। और दूसरी जो एक इसमें है कि सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी बेटी है जो और आपकी बेटी के नाम पर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें भी आप उसको वो भी अमाउंट आप पूरी उस फाइनेंशियल ईयर की उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। और उसमें एक और दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग इसमें एक रहेगी आप बताने की, जो है कि हाउसिंग लोन। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट उस फाइनेंशियल में आप जो पे करते हैं, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप हाउसिंग लोन का स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट अलग अलग दिखाएंगे वो लोग। तो उसमें की जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने जो देखी अभी तक, जितने जो हमने ATC, ATCCD और ATCC के अंडर देखी, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारी इन्वेस्टमेंट मिला के आपकी 1.5 लाख से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट थिंग इसमें याद रखिए कि 1.5 लाख ही आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। जो आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF, स्टैम्प ड्यूटी जो आपने भरी रजिस्ट्रेशन फ्लैट के लिए, उसी ये फाइनेंशियल ईयर में ALSS, एजुकेशन एक्सपेंसेस, FD, सुकन्या समृद्धि योजना और हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ये जो मेन थिंग्स हैं, ये सारे मिला के आप 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपका 2 लाख 3 लाख भी हो गया तो भी आपका डिडक्शन 1.5 लाख ही कंज्यूम किया जाएगा और या उसमें रिबेट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा ATC, ATCCD और ATCC का डिडक्शन जो है हमने आपको बताया। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं कि जो है ATCCD 1B, जिसमें कि है NPS। इसमें आपको 50,000 तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी दिखा सकते हैं और इनकम टैक्स में डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक अलग सेक्शन है ATCCD 1B। इसमें NPS में आप इन्वेस्ट करके 50,000 तक डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिडक्शन तरफ कि जो है अंडर सेक्शन ATCCG, जो कि है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। इसमें आप मैक्सिमम 50,000 तक इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और उसमें आपसे सिर्फ 50% उसमें से आप क्लेम कर सकते हैं। बस उसमें एक ही कंडीशन है, मतलब 25% तक 25,000 तक आप उसमें क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। अगर आपको टैक्स में अगर थोड़ा सा ही अपने को फ़र्क पड़ रहा है, मतलब 20-25 हज़ार अगर अपने को ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना टैक्स ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि आपका जो इनकम है वो 12 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो ग्रॉस इनकम है वो। तो उस कंडीशन में आप ATCCG में 50,000 इन्वेस्टमेंट करके 25,000 तक का डिडक्शन आप इसमें ले सकते हैं।
और अपना जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो आता है अंडर सेक्शन 80D में, जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, वो अलग हो गया, वो जो कि 80C में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलग है और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये अलग है, जिसमें कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रंस, इनके लिए जो अमाउंट का ये करेंगे उसमें भी आप क्लेम ले सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि फॉर अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के लिए भी आप ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप के लिए भी आप पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस हैं यहाँ पे, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपना है डायरेक्शन वो है 80DD। 80DD में जो है कि अपना आता है कि मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट्स। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट और हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट इनके लिए एक सेक्शन बनाया गया है डिडक्शन अंडर 80DD, तो उसकी भी कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं आप, कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट जो डिडक्शन है हमारा वो है अंडर सेक्शन 80DDB, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट का ये पार्ट है। जो स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए आती है वो अपने सेल्फ के लिए भी हो सकती है और अपने डिपेंडेंट के पर लिए कोई हो सकती है। उसकी भी कंडीशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे आ रही हैं वो सारी कंडीशंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन जो है हमारा वो आता है अंडर सेक्शन 80E में, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। वो लोन जो है वो खुद के लिए हो सकता है, अपनी पत्नी के लिए हो सकता है, या फिर अपने बच्चों के लिए हो सकता है। तो ये इसमें भी जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी आप इसमें क्लेम अंडर सेक्शन 80E में क्लेम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इसमें आप जो फंड्स हैं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं, मतलब जो डोनेशन आप दोगे उस पर भी आपको टैक्स में रिबेट मिल सकता है। तो इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि रिबेट एक्सेप्टेड ओनली इन केस डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर IT एक्ट, लाइक डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड। इसमें आप अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आप अगर डोनेट करते हैं तो उसमें आप 100% क्लेम ले सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ फंड में या चीफ मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में और नेशनल डिफेंस फंड में। इसमें अगर डोनेशन करते हैं तो इसमें आप इस 100% क्लेम कर सकते हैं। और हम जो एक नेक्स्ट डिडक्शन है जो हम ले सकते हैं वो है हमारे हाउसिंग लोन के हाउसिंग लोन जो हम ले रखा है घर के लिए। तो उसमें जो प्रिंसिपल था हमने देखा कि हम 80C में क्लेम कर रहे हैं और उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो हम अलग सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, वो भी पूरा हम डिडक्शन ले सकते हैं जो हमने इंटरेस्ट पेड किया है उस पर। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे डिडक्शन हमने देखे इसमें ओल्ड टैक्स में इतने सारे डिडक्शन आप दिखा सकते हैं। तो ये सभी डिडक्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड जो मेन डिडक्शंस हैं वो अराउंड 5 लाख से 6 लाख तक आप क्लेम हो सकते हैं आपके। और जो बाकी के हमारे देखे जो हमने देखा कि डिसेबिलिटी वगैरह मेडिकल के लिए जो आप क्लेम करेंगे वो अलग से आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से 10-11 लाख रुपए तक भी आपका अगर इनकम है, ग्रॉस इनकम है, तो भी आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। उसका भी कैलकुलेशन कैसा आएगा ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से 10 से 11 लाख रुपए तक की भी इनकम में आपको जीरो टैक्स पेड करेंगे, कि जीरो टैक्स आपको देना होगा। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम में कैसे पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।